पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी है। ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल पर पाबंदी लगाई गई। उमर अकमल ने अपने एक बयान में कहा था कि 2015 में उनसे बुकीज ने राब्ता किया था और वो साबिक क्रिकेटर हैं जो बैरून मुमालिक में मुकीम हैं। उनके इस बयान पर पीसीबी ने एक्शन लिया और एंटी करप्शन कोड के तहत आज उन्हें 3 साल पाबंदी का सामना आज से शुरू हो जाएगा। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। राना साहब, इस वक्त जो ये फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तमाम जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो इसको किस नज़र से देखते हैं और ये पाकिस्तान के इमेज को क्या ख़राब करेगा या अच्छा करेगा? नहीं, ये पाकिस्तान के इमेज को बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा। अगर ये पकड़े जाते वहाँ पर बैरून मुल्क में, अगर ये पकड़े जाते किसी और जगह पे जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर पकड़े गए थे तो पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता। लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी करप्शन यूनिट है वो नाकाम हो चुका है, जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड है वो नाकाम हो चुका है। वैसे हो तो वो नाकाम ही चुका है कि, लेकिन जब इन्होंने एक्शन लिया, एक्शन लेकर कामरान उमर अकमल को सज़ा दी गई, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला। मेरे पास चूँकि इसकी वो स्टोरी मौजूद है कि जो शायद अभी तक स्क्रीन पे नहीं आई, मेरे पास मेरे इल्म में ये बात है, मेरे पास मेरे मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि उमर अकमल साहब कराची में किन किन बुकीज़ के साथ मौजूद थे। कराची में पिछले दिनों एक काफ़ी बुकीज़ पकड़े गए जिनकी मुख्तलिफ अदारों ने इन्वेस्टिगेशन की। उसके एक बाकायदा जो रिपोर्ट है, मुकम्मल जामिया एक रिपोर्ट, वो मेरे पास मौजूद है। उसमें किसके किसके साथ तल्लुकात थे, वहाँ पर एक पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे का कौन सा अफसर मौजूद था, वहाँ पर कौन किस तरीके से आया था, किन लोगों के भारतीय बुकीज़ के साथ राब्ते थे, किस घर के अंदर डांस पार्टी होती थी, जो जनाब अकमल साहब हैं ये किस तरीके से वहाँ पर डांस करते थे, कौन सा बुकिया इनके किस होटल के अखराजात उठाता था, फिर उसके बाद लाहौर डिफेंस के इलाके में कौन सी कोठी थी जिस पे बैठ के ये सारा कुछ होता था, कौन कौन से बुक मेकर थे, किन के हवाले से हवाले का कारोबार होता था, पैसा किसके ज़रिए कहाँ जाता था। ये तो अभी एंटी करप्शन यूनिट ने या इस बोर्ड ने सिर्फ एक केस में किया है, लेकिन इस केस की बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि अगर ये थोड़ा सा पर्दा उठाएं तो आपको ऐसी लिंक पूरा स्टैब्लिश होता है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीवी पे बैठ के कि मैं सारी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ सामने रखता हूँ कि किस किस बुक में करके किस किस से राब्ते थे। ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी बहुत से। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया साबिक एक्टर सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, आज के फैसले को जो पीसीबी ने एंटी करप्शन कोड के तहत दिया है, उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी, उसको और कल सलीम मलिक साहब का एतराफ़ और उस पर पीसीबी ने जो रद्द अमल दिया, इन दोनों को आपस में लिंक करते हुए आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए क्या सिफारिशात देंगे और इस पूरे मंजरनामे को किस नज़र से देखते हैं? देखें, मुझे सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि एहसान मानी जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है जुआरियों के खिलाफ मुतल्लक, उसके ऊपर अफसोस है कि एक हफ्ता पहले एहसान मानी साहब का बयान था कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाए ताकि इनकी सजाएं और इनको कैदें दी जाएं, और आज एहसान मानी और तफज्जुल रिजवी ये बात कर रहे हैं कि मलक अगर माफ़ी मांगेगा तो हम इसको वापस क्या ले लें। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं कि जुए के जो लोगों को वापस लाया जा रहा है और दिलजीत को वापस ले आया, उसके बाद सलमान भट्ट को वापस ले आया, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो मैं ये कहूँगा कि ये एहसान मानी साहब को मैं पुराना जानता हूँ, और जब 99 में वर्ल्ड कप बांग्लादेश का मैच हुआ था तो उस वक्त नॉर्थहैम्पटन ग्राउंड में मैंने एहसान मानी साहब को कहा, और वहाँ अम्बेसडर साहब भी थे, रियाज समी साहब, दोनों को मैंने कहा कि मैच फिक्स है, कुछ करें, लेकिन एहसान मानी तो कुछ लापरवाह था। फिर मैं अम्बेसडर साहब को जफर अल्ताफ के पास लेके गया ग्राउंड के अंदर जाके मैसेज भेजें कि ये मैच ना हारे, लेकिन ये सारी चीजें फिक्स थी और मलक भी उस वक्त टीम में था और मलक को तो सारी चीजों का पता है और एहसान मानी को भी पता है, इसलिए एहसान मानी मलक का मुंह नहीं खुलवाना चाहता। हालांकि 2011 में जो क्रिकेट बोर्ड ने सवालात किए हुए हैं, उसके बाद फिर एक ट्रांसक्रिप्ट जो आईसीसी ने और एंटी करप्शन यूनियन ने सलीम मलक को दी हुई है, वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि वो क्या चीजें थी जो मलक ने इतने साल छुपाई रखें। और अब 19 साल के बाद सलीम मलक साहब कहते हैं कि मैंने क्रिकेट में वापस आना है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है
कि ये सारे जुआरिये वकार यूनुस वहाँ मौजूद है, उसके बाद आपका मुश्ताक वहाँ मौजूद है, वसीम अकरम मौजूद है, अब मलक जा रहा है और ये जुआ खाना बना रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को। मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर गौर करें और इन जुआरियों का जो इकट्ठा मामला हो रहा है इसके ऊपर कोई करें। इमरान खान साहब, आप करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं, आप करप्ट लोगों को सजाएं दे रहे हैं, तो एहसान मानी साहब ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं कि जुआ ग्रुप को पीसीबी में इकट्ठा कर रहे हैं? जी सरफराज साहब, मुझे ये बताएं, क्या ये जो उमर अकमल को सज़ा हुई है, आप समझते हैं ये दुरुस्त सज़ा है? क्या इनके वाकई जुआरियों से राब्ते थे? देखें, ये तो अब कुछ चीजें सामने आएंगी कि जज साहब ने जो आज सिर्फ सजाएं दी है और उसके बाद डिटेल उन्होंने अभी सामने नहीं लाए, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये सजाएं काफी पहले होनी चाहिए थी। मैंने पहले भी इनको कहा था, जब ऑस्ट्रेलिया में एक जो लंदन का जो बुक मेकर था उसने ऐलान किया था कि 8 लाख पाउंड मैंने प्लेयरों को दिए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच आखिरी जो हारे थे और उसके बाद एक जो रन आउट था कामरान अकमल ने नहीं किया, ये सारे मिले हुए थे। और अब अकेले अपन जो इसको सजा दे रहे हैं उमर अकमल को, ये सारी चीजें इजाज भाट ने आपके सामने 8 प्लेयरों को सजा दी थी, बैन लगाया था और उसमें इंक्वायरी चली थी, पार्लियामेंटेरियन के सामने टेपें चली और उस वक्त ये सजाएं हुई, लेकिन वो फिर सरफराज साहब एक चीज बताइएगा, अगर कोई खिलाड़ी गलती का मुर्तकिब पाया जाता है, उसे सजा हो जाती है, वो अपनी सजा का वक्त गुजार लेता है, उसके बाद अगर वो माफी मांगे तो क्या उसे दोबारा टीम में शामिल नहीं करना चाहिए? आप ये समझते हैं कि उस पर पाबंदी फिर ताहयात होनी चाहिए? देखें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह पे ये उन्होंने पार्लियामेंट में ये सजाएं 10-10 साल सजाएं और कैदें और उसके बाद लाइफ बैन रखा हुआ है। तो इनके ऊपर कयूम मलक साहब ने, जस्टिस साहब ने लॉ मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन के ऊपर कमीशन बना था और लाइफ बैन सलीम मलक पे लगाया था। और उसके बाद अब आप देखें कि हैरानकुन बात है कि सलीम मलक जुडिशरी में जाता है, जुडिशरी इसको क्लियर कर देती है और पीसीबी कहता है कि हम जुडिशरी की बात नहीं मानते, वो जुडिशरी का ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। और उसके बाद फिर जुडिशरी की वैल्यू क्या है? ये जज साहब को मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पीसीबी पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाते अगर इसके ऊपर ही आना है? उसके बाद आप देखें कि जो आईसीसी है वो कहते हैं हम पीसीबी के वो जो भंडारी कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें एहसान मानी का भी नाम आया हुआ था, उसको हम नहीं मानते, दोबारा इंक्वायरी कराएं। ये जो चीजें होती हैं, एक तो पाकिस्तान में सच बोलने का अगर मामला आ जाए और जैसे पूरी दुनिया में हंसी क्रोने ने सच बोला था और उसने वादा किया था कि मैं किंग कमीशन में सारी चीजें बताऊंगा, तो ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान में भी हो जाएं, सच्चाई सामने आ जाए, तो मैं कहूँगा कि काफी काम खत्म हो जाए। लेकिन उमर अकमल अकेले को आप सजा क्यों दे रहे हैं? उमर अकमल से पूछें और उसके बाद सलीम मलक मैदान में आए ना, ओपन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जो जुआरी इसके साथ थे उनको एक्सपोज करे। तो ये क्यों छुप के ये बातें कर रहे हैं? और उसके बाद वकार यूनुस को बार बार एक फेलशुदा कोच 3 दफा क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान की तबाही कर चुका है, उसको वापस ले आए जो जुए में मुलव्वस रहा है। और जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट में सारी चीजें मौजूद हैं। एहसान मानी साहब को मैं आपके वसासे से बताना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट में कानून बनाए, ये मलक कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिख के दे दिया हुआ है और क्रिकेट बोर्ड को भी लिख के दे दिया हुआ है कि इनकी सजाएं क्या हैं, इनको कितने फाइन है, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? यानी सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। राना साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, उमर अकमल पे इल्जामात थे क्या और उनके हवाले से हकायक क्या सामने है, अंदर की कहानी? देखिए, अंदर की कहानी मेरे पास जो रिपोर्ट है वो जो उमर अकमल कह रहा है ना, मुझे एक बुक मेकर ने ऑफ़र किया, ये फ़लाँ, इस तरह नहीं है।
ये इससे हट के ये है कि उमर अकमल के पाकिस्तान के अंदर बड़े मारूफ बुक मेकर्स के साथ राब्ते थे। इन बुक मेकर्स में से ज़्यादा तादाद जो है वो कराची से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पिछले दिनों कराची में जब गिरफ़्तार किया गया तो बाकायदा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई, बहुत से डॉक्यूमेंट सामने आए। मेरे पास मेरे मोबाइल में उस इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ कि उमर अकमल जो है बाकायदा उस माफिया का हिस्सा है और उमर अकमल उस माफिया के साथ मिलकर कई जगह पर मैच फिक्सिंग कर चुका है। और उमर अकमल के साथ जिस तरह सरफराज नवाज ने कहा है कि बिल्कुल दुरुस्त है, और भी बहुत से लोग मौजूद हैं और ये माफिया मिलकर काम करता था और इस माफिया के राब्ते भारतीय बुक मेकर्स के साथ थे। अगर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे बार वक्त कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार ना करते कराची में, तो फिर आप जहन में रखते कि पाकिस्तान में जो एक मैचेस हो रहे थे, उन मैचेस के हवाले से भारत जो चाहता था कि इसमें मैच फिक्सिंग और दीगर मामला पर यह कहा जाए कि जुआ हो रहा है, वो उसमें कामयाब हो जाता। लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने बार वक्त कार्रवाई की, कराची में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद से किया गया। और मैं ये बता दूं, मेरे पास वो चीज़ मौजूद है कि लाहौर के डिफेंस के इलाका में क्या होता था। यानी बात वही है कि अगर किसी ने गलती की है तो पैसा कमाया है, जाहिर बात, पैसा अगर कमाया है तो वो तो अपने कुछ साल उससे खर्चा चलाएगा, सजा भी भुगत लेगा, पैसा भी खर्च कर लेगा, फिर वो माफ़ी मांग के वापस आ जाएगा। बात यही है कि उस पर ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक मौजूद रहे।